हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में। और उसमें से हाइड्रोजन हेलाइड्स के प्रॉपर्टीज को देखे थे, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, ऑक्सीजन, इन सारे फैक्ट्स को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे। आज इस ग्रुप का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डील करेंगे, और वह टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वे कंपाउंड्स जो दो अलग अलग हैलोजन एटम से मिलके बने हो, मतलब अलग अलग टाइप के हैलोजन एटम से मिलके बने हो। वे हैलोजन एटम 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ऐसे करके। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ 2 or more different halogen atoms आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। मतलब हैलोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करने का टेंडेंसी रखते हैं, और उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी अंतर है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते हैलोजन्स हैव ए टेंडेंसी टू कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर का मतलब बताए हैं कि दो अलग अलग, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब हुआ दो अलग अलग टाइप के हैलोजन का एक बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड, जिसको इंटर हैलोजन कंपाउंड हम लोग समझेंगे। तो इसको सिंपल तरीके से हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द कंपाउंड्स containing two or more different halogen atoms, 2 or more different halogen atoms are called interhalogen compounds। कि वैसे कंपाउंड्स जो 2 या अधिक अलग अलग हैलोजन एटम को रखे हुए हैं, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक बात हम लोग और लिख सकते हैं कि हैलोजन्स हैव ए टेंडेंसी टू combine with each other due to the difference in their electronegativity। अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के चलते वे एक दूसरे से कंबाइन करने का टेंडेंसी रखते हैं। और चूंकि सारे हैलोजन नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, लेकिन इतना नहीं अंतर है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और जब शेयरिंग होगा तो ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो होंगे वे ऑब्वियसली कोवलेंट नेचर के होंगे। कोवलेंट कंपाउंड, नॉट 100% कोवलेंट। हम लोग पहले पढ़े फाजा रूल के अनुसार कोई कंपाउंड 100% कोवलेंट नहीं हो सकता है, खास करके तब जब उसमें अलग अलग टाइप के एटम हो, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हों, ऐसे। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हुए, अलग अलग हैलोजन का एक बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को जो है जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तरीका है रिप्रेजेंट करने का, तो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का वह है x'(n), जहाँ n का वैल्यू जनरली 1, 3, 5 या 7 होता है। X इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन
and X dash is more electronegative halogen, more electronegative halogen। ऐसा X यहाँ कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हैलोजन हुआ, X डैश ज़्यादा वाला हुआ। जनरली किसी भी कंपाउंड को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट ही करते हैं, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर्मूला आप लिखते हो OF2, लेकिन वही आप लिखते हो Cl2O, क्या अंतर है? यहाँ भी हैलोजन ही है, यहाँ भी हैलोजन ही है, लेकिन इसको आप लिख रहे हो OF2 और क्लोरीन के साथ है तो उसको आप लिख रहे हो Cl2O। सेम वे में आप लिखते हो H2O है, OH2 तो नहीं लिखते हो आप, जबकि मतलब तो वही है। तो यह कन्वेंशन है, ऐसा चलते आ रहा है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पहले, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए पहले, फ्लोरीन बाद में होगा। क्लोरीन ऑक्सीजन में क्लोरीन का कम है तो ई पहले और ऑक्सीजन बाद में होगा। तो यह एक ट्रेडिशन है, ऐसा हम लोग लिखते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमेशा पहले। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसी में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा कि जैसे अभी जो हम लोग यहाँ टाइप लिखे x डैश का n, जिसमें x को लिख रहे हैं कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हैलोजन है, x डैश ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है। तो इस हिसाब से यदि कुछ एग्जाम्पल आप लिखोगे तो मान लो लिखोगे ClF, लिखोगे BrF3, लिखोगे ClF5 और लिखोगे IF7। ऐसा इन सबों में देखोगे कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हैलोजन है वह पहले है और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो बाद में है। तो ये नहीं कि सर क्या कारण है, ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा हम लोग लेते आ रहे हैं शुरुआत से, इसलिए ऐसा ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है मैंने किसी भी कंपाउंड को, कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट पहले और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है बाद में। इसी को कई तरीके से पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा कि कौन सा कंपाउंड बन सकता है या नहीं बन सकता है, ऐसे। तो जैसे BrF3 दे दिया, एक दे देगा FBr3, फिर दे देगा ClF3 और एक दे देगा मान लो BrF5 सपोज, इस टाइप का बोलेगा। इसमें से कौन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? यहाँ देख रहे हो, दिस वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बाद में। तो इसके मतलब एक वजह जो हम लोग अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं वह ऐसे कि यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले है, तो पहले है कहने का मतलब कि फिर वह सेंट्रल एटम हो जाएगा, फिर वह सेंट्रल एटम हो जाएगा, ऐसा फ्लोरीन। और जब सेंट्रल हो जाएगा तो फिर अगल बगल 3 ब्रोमीन हो जाएंगे। अब पहला फैक्टर यहाँ है कि फ्लोरीन का कभी 3 बॉन्ड बन ही नहीं सकता, इसका कोवैलेंसी एक ही होता है। और मान लो चलो यहाँ फ्लोरीन नहीं, हम लोग क्लोरीन लेकर के चले, इसका तो बन सकता है, तो क्या यह एग्जिस्ट करेगा? ClBr3 नहीं करेगा। रीजन इसके क्या हो जाते हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन में यदि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो ऑब्वियसली इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और जब सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो बताएं कि जो ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है NS NP ND या एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E का वैल्यू हाई होगा, और जब एनर्जी डिफरेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं होगा, फिर ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो पाना थोड़ा मुश्किल है। तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप सेंट्रल एटम नहीं बना सकते हो, नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल को आप कैसे बनाओगे? क्लोरीन का तो एक ही अनपेयर्ड होता है, कोवैलेंसी इसका भी एक है, लेकिन 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 अनपेयर्ड चाहिए ना। और 3 अनपेयर्ड कैसे होगा? जब आप NP के इलेक्ट्रॉन को ND में करोगे, NS के इलेक्ट्रॉन को ND में करोगे, तो यही इलेक्ट्रॉन को इसमें करने के लिए या एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, और वो तब होगा जब सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव रहेगा। और सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव तभी आ सकता है जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और अगल बगल वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो इस फैक्ट को ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब ये जो न्यूट्रल हैलोजन मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, इनके अलावे कुछ आयंस भी होते हैं इंटर हैलोजन, और वे आयंस भी फ्रीक्वेंटली हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के अलावे इसमें इंटर हैलोजन आयंस भी होते हैं, जैसे Cl3+, ICl2+, ICl2-, ICl4-,
I3 माइनस ऐसे। तो ये सभी इंटर हैलोजन के आयंस हुए। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी बन सकते हैं और इंटर हैलोजन आयंस भी बन सकते हैं, दोनों बनते हैं। प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है इन सब का वो तो अभी हम लोग देखेंगे ही, लेकिन बनते दोनों हैं। और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम के लिए, या फेवरेट टॉपिक है इस ग्रुप से, जिससे क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में आता है। क्या क्वेश्चन आता है वो तो देखेंगे। सबसे पहला तो अभी एग्जिस्टेंस के बारे में हम बताए कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा, तो वैसे क्वेश्चन आ जाए। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखे उसके आधार पे इंटर हैलोजन कंपाउंड का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अलग अलग टाइप में इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम लोग बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, और दूसरा कुछ नहीं। तो टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या लिखे थे हम लोग, एक्स एक्स डैश एन। अब यहाँ एन का वैल्यू यदि आप 1 रखोगे तो हो जाएगा एक्स एक्स डैश। एग्जाम्पल कई हैं, CLF सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इस कैटेगरी का। उसके बाद BRF, ICL, BRCL, IBR। ऐसे नाम कैसे लिखोगे तो सिंपल सा जैसे नाम हम लोग लिखते हैं, HBr का नाम आप क्या लिखते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। NaH का नाम क्या लिखते हो, सोडियम हाइड्राइड। मतलब जो पहले एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका एलिमेंटल नेम, और बाद में जो नेगेटिव आयन है उसका नेगेटिव आयन वाला नाम। Br है तो ब्रोमाइड, H है तो हाइड्राइड, तो इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ हाइड्रोजन बोल रहे हैं क्योंकि यह कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहले है। लेकिन यहाँ सोडियम हाइड्राइड, इसको हाइड्राइड बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव आयन के फॉर्म में है। तो वैसे यहाँ लिखोगे आप क्लोरीन फ्लोराइड, लेकिन इसी चीज़ को यहाँ लिखोगे तो हो जाएगा आयोडीन क्लोराइड। समझ गए, यहाँ क्लोरीन पहले है, बगल वाले एटम से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसका एलिमेंटल नाम होगा क्लोरीन, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका नेगेटिव आयन वाला नाम। लेकिन यहाँ क्लोरीन अब आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर हो जाएगा क्लोराइड, बाकी आयोडीन जैसे था वैसे रह जाएगा। तो क्लोरीन फ्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड, वैसे हो जाएगा ब्रोमीन क्लोराइड, नहीं उधर आयोडीन ब्रोमाइड, ऐसे करके। उसके बाद अगला फिर है XX-3। इस कैटेगरी में भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आते हैं, जैसे ClF3, BrF3, ICl3। इसका भी नाम वैसे ही हो जाएगा, जैसे इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, और 3 फ्लोरीन है तो ट्राईफ्लोराइड। एटम के आधार पे भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ये सब में 2-2 एटम है तो ऐसे इंटर हैलोजन को हम लोग डायटोमिक बोलेंगे, डायटोमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इन सबों में 4 एटम्स आ गए तो दीज आर टेट्रा एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ऐसे ही बांट सकते हो आप, XX-5 ऐसा। एग्जाम्पल है ClF5, BrF5, जिनका एग्जिस्टेंस है IF5 ऐसा। तो इनका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन, 5 फ्लोराइड आयन है तो पेंटाफ्लोराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। तो इस कैटेगरी में XX-5 वाले कैटेगरी में टोटल तो 6 हैलोजन हो जाने हैं, टोटल 6 हैलोजन हो जाएंगे, 5 और 1 6। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हेक्सा एटॉमिक इंटर हैलोजन। और एक लास्ट कैटेगरी है XX-7। इसमें क्या है, IF7 एक वेल नोन एग्जाम्पल है, इसके अलावा नहीं। तो इसका टोटल 8 हो गया ना, तो ऑक्टा एटॉमिक इंटर हैलोजन, और नाम लिखोगे तो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड,
आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ऐसा। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन हुए। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में भी डायटोमिक, टेट्राएटॉमिक, हेक्साएटॉमिक एंड ऑक्टाएटॉमिक। एटॉमिसिटी भी पूछ सकता है कि 4 एटॉमिसिटी दे देगा ना, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा एटॉमिसिटी इंटर हैलोजन के लिए नहीं हो सकता है। एटॉमिसिटी मतलब टोटल एटम का संख्या, ऐसे। तो देख रहे हो कि एटॉमिसिटी इवेंट में जा रहा है 2, 4, 6, 8, बीच में 3 दे देगा कि बताओ 3 एटॉमिसिटी वाले इंटर हैलोजन कंपाउंड हैं, नहीं है। इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आयन हो सकते हैं, जैसे Cl3+ I3-, 3 एटॉमिसिटी है, तो ये आयंस हुए, इंटर हैलोजन आयंस, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स नहीं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हमेशा जो उनका एटॉमिसिटी होगा वह इवेन में होगा, लेकिन वही यदि इंटर हैलोजन आयंस रहे तो उनका एटॉमिसिटी ऑड में भी हो सकता है। और ऑड में एटॉमिसिटी इसलिए तो इन पे चार्ज आया है। अब हम लोग बात करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के प्रिपरेशन की। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन इसका कैसे किए हम लोग, वो देख लिए। अब आता है इंटर हैलोजन कंपाउंड का प्रिपरेशन। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का प्रिपरेशन के लिए सिंपल सा है कि 2 हैलोजन का आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवाओ। मे भी थोड़ा बहुत हीट करना पड़े, सनलाइट का ज़रूरत हो, मतलब एनर्जी सोर्स हो, लेकिन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके लिए कोई बड़े मेथड्स नहीं है। प्रिपरेशन, तो सारे इंटर हैलोजन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, जैसे Cl2+ F2 437 केल्विन 2 ClF, ये X टाइप का हुआ। उसी प्रकार से Cl2+ 3F2 537 केल्विन, तो बन जाना है 2 ClF3, ये X3 टाइप का हुआ। वैसे ही Br2+ 5F2 2 BrF5 X5 टाइप का हुआ। और एक लास्ट IF5+ F2 तो IF7, ये X7 टाइप का हुआ। मतलब यह पहले से एक इंटर हैलोजन कंपाउंड था, उसके बाद हैलोजन का कॉम्बिनेशन से बना है। तो ऐसे डायरेक्टली हैलोजन का कॉम्बिनेशन से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। बताया कि इसके लिए कोई स्पेशल मेथड्स नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रिपरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ एटॉमिसिटी बन सकता है, क्लासिफिकेशन वाला के आधार पे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला फिजिकल स्टेट। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कोवैलेंट कंपाउंड्स है, मोस्टली कोवैलेंट है, आयनिक नेचर होगा लेकिन कोवैलेंट से कम ही होता है। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स का जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है वह सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कम हैलोजन एटम है तो मोस्टली वे गैसियस नेचर के होंगे। जैसे जैसे हैलोजन एटम का संख्या बढ़ेगा तो गैसियस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में उनका एग्जिस्टेंस होगा। तो जैसे ClF, Brf, ClF3, IF7 ये मोस्टली गैसेस हैं। वही Brf3, Brf5, IF5 ये लिक्विड्स हुए। और वही ICl, IBr, IF3, ICl3 ये सॉलिड्स हैं। इस डाटा के आधार पे यदि आप सोचोगे यहाँ से कि कैसे गैस, लिक्विड और सॉलिड में एग्जिस्टेंस हुआ, तो कोई कंक्लूजन आप नहीं निकाल पाओगे।
कोई कंक्लूजन नहीं। और उसका रीज़न है कि यहाँ कुछ सिमिलैरिटी तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ जो डायटोमिक इंटर हैलोजन है गैस भी है, सॉलिड भी है। उसी प्रकार से जो हाईएस्ट एटॉमिसिटी का इंटर हैलोजन था 8 एटम वाला वह गैस है, और जो डायटोमिक है सबसे कम एटॉमिसिटी वाला वह सॉलिड है। तो वह जनरल वेरिएशन था जो भी हम बताए कि एटम बढ़ने से उनका फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। लेकिन यहाँ वैसा कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं, तो आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते हो कि वह इंटर हैलोजन किस फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट करेगा। तो खैर इससे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में नहीं आता है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कलर, तो फ्लोरीन कंटेनिंग इंटर हैलोजन कंपाउंड जनरली कलरलेस होते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन है वे जनरली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन यदि कोई दूसरा हो, जैसे आप ICl को लो, IBr को लो, ICl3 को लो, जिसमें फ्लोरीन नहीं है, तो ये सभी कलर्ड होते हैं। और बोल रहा है कि यह जो कलर है वह और डीप होते जाता है, डीपर होते जाता है। कब? विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने का मतलब है कि हैलोजन का संख्या बढ़ना, मतलब ICl से ज़्यादा डीप कलर होगा ICl3 का, IBr से ज़्यादा डीप कलर होगा IBr3 का, ऐसे। तो फ्लोरीन कंटेनिंग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कलरलेस, बट द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग halogen other than fluorine are colored, and the color becomes deeper with the increase of molecular weight of interhalogen compound, that is increase in the number of halogen atom। तो यह कलर का प्रॉपर्टी हुआ। आ सकता है उसमें से 4 इंटर हैलोजन दिए हुए रहेंगे, पूछेगा बताओ इसमें से कौन कलर्ड हो सकता है या कौन कलरलेस हो सकता है। हाँ, मान के चलो ऐसे दिए हुए रहें ClF3, BrF, ClF और ICl, पूछेगा इसमें से कौन एक कलर्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ऐसे। तो जिसमें फ्लोरीन नहीं है, या इसी को उल्टा पूछ सकता है ICl3, IBr, ICl, BrF, बोलेगा इसमें से कौन इंटर हैलोजन कलरलेस है, तो कौन कलरलेस है, फ्लोरीन वाला कलरलेस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। तो कलर, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन हाँ कलर से क्वेश्चन बनता है, कलर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कलर और फिजिकल स्टेट के बाद अब इसमें आता है मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो, जब इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो हैलोजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह बॉन्ड बना करके तो पेयर हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि सभी हैलोजन एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि सबका कन्फिग्रेशन है NH2 NP5। तो NP5 के लिए जब आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे कन्फिग्रेशन ऐसा, तो एक अनपेयर तो यहाँ से बच ही रहा है। लेकिन यही अनपेयर तो जाकर के पेयर्ड हो जाएगा ना जब वह दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे क्लोरीन में एक अनपेयर्ड है, फ्लोरीन में एक है, जब बॉन्ड बनाएगा ये दोनों तो शेयर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो ClF खत्म हो गया, बाकी सबके पास 3-3 लोन पेयर बचेगा, ऐसा। तो हैलोजन एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब वे हैलोजन एक दूसरे से कंबाइन करके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं तो वही हैलोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो पहले से अनपेयर्ड था अब पेयर्ड हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली यह डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर सब्सटेंस को 2 भाग में हम लोग रखे हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक कहने का मतलब कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसका कोई अट्रैक्शन ना हो, और पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बच ही नहीं रहा है इंटर हैलोजन कंपाउंड में, इसलिए मोस्टली वे क्या होंगे, सभी डायामैग्नेटिक नेचर के। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में भी डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बोथ डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ऐसे। तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बाद
पोलर नेचर, पोलर नेचर सभी पोलर होंगे। और रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होना। इंटर हैलोजन कंपाउंड में X और X डैश के बीच बॉन्ड है। अब ये X और X डैश के बीच बॉन्ड है, इसका मतलब हुआ कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ अलग है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम, तो इस हिसाब से यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब चार्ज भी आ गया, बॉन्ड लेंथ भी होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो डायपोल मोमेंट भी आएगा। और डायपोल मोमेंट आएगा मतलब जीरो के बराबर नहीं ना आएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग पोलर बोलते हैं जिसका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर पोलर ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एटम्स। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाने से ही पोलर नहीं होता है, वह तो शेप पे भी डिपेंड करता है और ओवरऑल रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट पे भी डिपेंड करता है, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं कई बार, अभी भी उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन द कंस्टिट्यूएंट इंडिविजुअल हैलोजन्स। मतलब आप F2 लिखो और Cl2 लिखो, फिर दोनों को कंबाइन करके ClF3 लिखो, तो बोल रहा है कि यह ClF3 ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव, और ये दोनों कम रिएक्टिव होंगे, लेस रिएक्टिव। इसका दो रीज़न है। दो रीज़न क्या है कि एक, यदि प्योर हैलोजन हो जो कि डायटोमिक नेचर के होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वे नॉन पोलर होंगे। जितने भी ऐसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वे क्या होते हैं, पोलर। लेकिन जब ये एक दूसरे से कंबाइन करके इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएंगे, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड बनने से क्या होगा कि यहाँ पोलैरिटी डेवलप होगा या पोलर हो जाएगा। और एक पोलर सब्सटेंस, एक पोलर कंपाउंड हमेशा नॉन पोलर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एक पोलर कंपाउंड हमेशा नॉन पोलर कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो प्योर हैलोजन नॉन पोलर नेचर के हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे से कंबाइन करके इंटर हैलोजन बनाते हैं तो वे पोलर हो जाते हैं, और पोलर हो जाने के चलते उनका रिएक्टिविटी बढ़ता है। पहला फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर है बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फ्लोरीन की ही आप बात करोगे तो फ्लोरीन का ऐसा कुछ है, लेकिन जब यह क्लोरीन से कंबाइन करेगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा, क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन की तुलना में बड़ा है। तो जब एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड का लंबाई भी बढ़ेगा, और बॉन्ड का लंबाई बढ़ने का मतलब है कि मजबूती घटेगा, और मजबूती घटेगा तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो रिएक्टिविटी उसका क्या होगा, अधिक होगा। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कंस्टिट्यूएंट इंडिविजुअल हैलोजन्स due to the following two reasons. First of all, the interhalogen compounds are polar while individual halogens are non-polar, and a polar compound is always more reactive than a non-polar compound. And secondly, कि the bond dissociation energy of interhalogen compounds is less than the pure individual halogen, and this is due to the increase of bond length. तो इन दो वजहों के चलते, इन दो कारणों के चलते इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अपने इंडिविजुअल हैलोजन एटम से। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। वैसे ही बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, थर्मल स्टेबिलिटी की बात यदि हम लोग करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हैलोजन अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। याद रखोगे कि दो हैलोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना अधिक हो उसका थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। और इसके एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे IF, BRF, CLF, ICL, IBr एंड लास्टली BrCl। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखोगे, फ्लोरीन का होता है 4.0 और इसका आयोडीन का है 2.5, तो ये आ जाएगा 1.5, 1.2, 1.0, 0.5, 0.3 एंड दिस इज 0.2। तो IF में आयोडीन और फ्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे अधिक है। इसका मतलब हुआ IF इज थर्मली मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय BRF, CLF, ICL, IBr एंड BrCl इज लिस्ट थर्मली स्टेबल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। और इसका एक्सप्लेनेशन यदि पूछोगे कि सर क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने से थर्मल स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, तो सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अधिक है, इसका मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और हम लोग पढ़े कि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि आयनिक कैरेक्टर उस कंपाउंड में बढ़ेगा। आयनिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब कि उसके एटम के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसलिए क्या होगा, उसका थर्मल स्टेबिलिटी जो है वह इंक्रीज कर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको समझोगे और ध्यान में रखोगे, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है थर्मल स्टेबिलिटी से। तो ऐसे कोई भी 4 हैलोजन दिए हुए रहें तो आप उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे और देखोगे कि डिफरेंस किसके लिए सबसे ज़्यादा है, वही थर्मली मोस्ट स्टेबल होगा। ऐसे ही 1-2 प्रॉपर्टीज और बच गए हैं, और फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। धन्यवाद।